नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक में। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ कराने वाले हैं जो कि ना समय की जरूरत पे हमारे चर्चा का विषय रहेगा, बल्कि खुद अपने प्रयासों से, अपने कामों से दुनिया में, देश भर में जाने जाते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी शख्सियत से। सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर शिव सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अधीक्षण अभियंता है सिंचाई विभाग हरियाणा में और यमुना बचाओ अभियान के संयोजक भी आप हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका अपने रेडियो एनजीएफ में समय देने के लिए, आने के लिए और इस विषय पर आज, क्योंकि आज हम विश्व जल दिवस के मौके पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके रेडियो एनजीएफ 90.4 के सभी श्रोताओं को विश्व जल दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रण करने की एक प्रार्थना भी करता हूं कि हम जल को बचाएं, जल को खराब ना करें। यही शब्दों के साथ बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के बारे में एक छोटी सी बात है जो हम अपने श्रोताओं को, जितने भी हमारे दर्शक हमें देख पा रहे हैं, आईआईटी दिल्ली से सर पीएचडी हैं और इसी के साथ सर यमुना और हरियाणा के जल संसाधनों को लेकर सर ने अपना जो खोज है, रिसर्च किया है और हाल ही में सर को ग्रीन वॉइस अवार्ड से भी सम्मानित किया हुआ है। इसी के साथ ही जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हों या फिर जल से संबंधित हों, सर उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते हैं। तो सर, आज विश्व जल दिवस 22 मार्च 2025 पे हमारी जो चर्चा है, इसको लेकर हमारी सर बातचीत रहेगी। उसमें सर हम जो सबसे पहला जवाब हम आपसे चाहते हैं, सबसे पहला एक क्वेश्चन है, जितने भी श्रोता हमें सुन पा रहे हैं, कि जो आम जन होता है, आम जन की भूमिका, क्योंकि विषय सर हमारा गंभीर है और जैसा कि हमें पता भी है कि भूमिगत जल जो हमारे भारत में चेन्नई जैसे राज्य में पूरी तरह से खत्म भी हो चुका है, तो बहुत ही गंभीर विषय है। तो आम जन की पहल सर किसी भी गंभीर विषय के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यही है कि आम जन क्या क्या प्रयास कर सकता है जल को बचाने के लिए सर? जी, सबसे पहले तो जो हम आज का जो 22 मार्च का दिन निश्चित किया हुआ है, विश्व जल दिवस, ये इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि जल किसी एक विशेष दिन से संबंधित नहीं हो सकता। जल तो हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आवश्यकता है, डेली लाइफ में जरूरत है हमें। तो हर आदमी को हर दिन को विश्व जल मान करके इसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा और कम से कम जल का प्रयोग करके इस रिसोर्स को जो खत्म होता जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट दी है जिसमें हरियाणा के बारे में इतना भयंकर जल संकट होने वाला है, उसको बड़ा विस्तार में बताया है कि 88 हमारे ब्लॉक हरियाणा में उस स्थिति में आ गए जहां पर जो ग्राउंड वाटर को जो हम खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो जितना हम रिचार्ज करते हैं उससे 150 गुना ज़्यादा है, 135% है। तो ये स्थिति है हमारी। और जो पानी की जो गुणवत्ता है, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, वो इतनी ख़राब हो गई है कि कैंसर जैसी बीमारियां, आप देखेंगे बांसवा गांव है हमारा यहाँ, उसके आसपास के गांवों में कैंसर फैल गया है, क्योंकि आगरा कैनाल में जो पानी गंदा जा रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट का, उससे कैंसर फैल रहा है भूमि। तो हम जो आम जन हैं, माना कि कुछ चीज़ें उनसे बाहर हो सकती हैं जी, लेकिन वो खुद कम से कम उस पानी का दुरुपयोग करें, कम से कम जल को गंदा करें। तो मैं कहता हूं कि हर दिन उनको विश्व जल दिवस मनाते हुए हम इस गंभीर समस्या से समाधान और निदान पा सकते हैं। इसमें आम आदमी को अभी हो क्या रहा है, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, एक हमारी नियति बन गई है हर चीज़ सरकार पे डालने की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सरकारों के पास सिर्फ जल ही नहीं, बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन आम जन, अब मैंने घर में टूटी खोली ब्रश करने के लिए, वो ब्रश मैं 1 गिलास में भी कर सकता हूँ और मैं 15 गिलास वेस्ट करके भी कर सकता हूँ। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो हमें अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करना होगा और आमजन इसमें बहुत अच्छे बखूबी ढंग से, माना कि वो छोटा छोटा प्रयास है, लेकिन बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और आमजन अगर एक एक बूंद भी बचाएगा डेली या दिन में या हर सेकंड में या घंटे में, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि आम जन की भागीदारी
बूंद बूंद से सागर भरता। यकीनन अगर हम आमजन आगे आकर एक छोटी छोटी प्रयासों से इस गंभीर विषय से निजात पा सकते हैं। सर, जो हम भारत में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, और आज जो ब्लॉक आपने बताए हैं कि बासा गांव है, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो पा रही हैं। हमारा देश सर कृषि प्रधान देश है, तो किसानों को सबसे ज्यादा अपनी खेती बाड़ी में जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो निर्भर उसी पे है, उसकी जो दाल रोटी है आजीवन उस पर निर्भर करता है। तो किसानों के लिए क्या किसान कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे धान में है बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी भी कम उपयोग हो सर, और जो किसान है उसकी आजीविका भी अच्छे से हो सके सर। ये आपका बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, जो हम पानी की बात करते हैं 80% के आसपास पानी कृषि में ही यूज होता है। बिल्कुल। तो यानी कि जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी यूज होता है वहाँ पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। उसमें सरकार को भी ज़रूरत है और आम किसान को भी ज़रूरत है जी। आम किसान, जैसे आपने बताया कि भी हम ऐसी क्रॉप्स क्यों लगाएं जिसमें ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन किसान की समस्या ये आती है कि भाई उसको फिर फसल का उचित दाम इत्यादि। तो सरकार ने कोशिश की मेरा पानी मेरा विरासत करके कि भाई उसको अगर वो धान जैसी उनको ना लगा के दाल तिलहन इस चीजें लगाता है तो उनको कुछ इंसेंटिव देती है सरकार। बिल्कुल। और ये भी इंश्योर करती है कि उन फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाए। तो ये प्रयास सरकार के लेवल पे है, लेकिन उसकी तरफ बढ़ना किसान को पड़ेगा। बिल्कुल। और हमें उस हैबिट से और उस एक माइंड सेट से बाहर निकलना पड़ेगा भी इसके बगैर काम ही नहीं चलेगा, और बहुत फसलों से हम पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, आज के दिन में छोटे छोटे देश सिंगापुर, इजराइल माइक्रो इरिगेशन करके स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन से, जहाँ अपना उनका पानी है ही नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत नदियाँ हैं, बिल्कुल वहाँ तो पानी है ही नहीं, समुद्र है, गंदा पानी है, उससे ड्रिप इरिगेशन से करके वो अपने कृषि के क्षेत्र में आज के दिन सबसे विश्व के लिए एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो हम अपने किसानों से ये ज़रूर उम्मीद करते हैं कि सरकार सब्सिडी दे रही है, माइक्रो इरिगेशन का कई किसान ले भी लेते हैं लेकिन उसका प्रयोग एक्चुअल में नहीं करते। तो अगर माइक्रो इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन जैसी व्यवस्थाओं पर अगर हम जाएं जो सरकार सब्सिडी के माध्यम से भी दे रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कम पानी खेती में लगेगा, और जो वो पानी बचेगा वो हम यमुना नदी से कम निकालेंगे, और कम निकालेंगे तो यमुना नदी में ज़्यादा पानी होगा तो उसमें गंद भी कम होगा, और हमारा जो इन्वायरमेंट और जो इकोसिस्टम है वो अच्छा रहेगा। ये मेरा मानना है, इसलिए किसानों का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जी, बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं आम जन के अलावा जो किसान है, भारतीय किसान, जल बचाने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ ही सर हम आगे बढ़ते हैं। बरसात को लेकर कई बार बोला है कि बरसात के पानी का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जल एक गंभीर समस्या जो हमारे देश में है। बोला भी जाता है सर, जो अगला तीसरा विश्व युद्ध होगा वो जल को लेकर होगा। तो उसमें जो बरसात का पानी है, क्योंकि सर वो प्राकृतिक एक सोर्स है हमारे पास, तो बरसात के पानी का हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं, आमजन कैसे कर सकता है, और सरकार की क्या भागीदारी इसमें रहती है सर? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि अभी कुछ महीनों के बाद वर्षा आने भी वाली है जी। हो क्या रहा है कि अगर हम देखें, एक तरफ जैसे गुड़गांव फरीदाबाद जैसे शहर हैं या गांव भी हैं, पलवल भी है, जब बारिश होती है तो वो पानी बाढ़ बन के आता है, सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, और उसके बरसात खत्म होने के बाद पानी की शॉर्टेज पड़ जाती है, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा या गंदा मिल रहा है। तो ये जो गैप हो रहा है कि एक तरफ बाढ़, एक तरफ वो पानी बह के जा रहा है, तो क्या ऐसे संसाधन हम विकसित कर सकते हैं कि जो इस पानी को जब बरसात में आया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि भाई लोकल के लिए वोकल होइए, मतलब हर चीज़ को लोकल लेवल पर करिए, तो वो पानी जो मेरे गांव या मेरे शहर या मेरे जैसे आपका कैंपस है इससे बाहर ही ना जाए। वो कैच द रेन जो सिस्टम है वो यही है कि आप लोकल लेवल पे उस रेन के पानी को कैच कर लें और उसको ग्राउंड वाटर में ले जाएं जी, क्योंकि नहीं तो बह के आगे चला जाएगा जी, नदी नालों में चला जाएगा, और नदी नालों में चला गया समुद्र में चला जाएगा, तो आपकी जो लोकल समस्या वो ऐसे कैसे खड़ी रहेगी। तो इसलिए भूमिगत जल को सुधारने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है कि बरसात के पानी को मैक्सिमम नीचे लेके जाएं। अब मुद्दा आ जाता है कि बड़ी बड़ी स्कीमें चाहिए, उसमें सरकार का बजट होता है। अब देखो हरियाणा का बजट भी चल रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी स्कीम है, रोबोस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जहाँ एक दिन में 5 मिलियन लीटर पानी भी ग्राउंड के अंदर जा सकता है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो उनको अगर हम यूज़ करेंगे तो सरकार के माध्यम से हो सकता है। लेकिन किसान क्या करे, जो बड़ा किसान है, हालांकि बड़े किसानों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन जो किसान बांटे पे भी लेके 10, 15, 20 एकड़ में काम कर रहे हैं, वो मेरा उनसे ये प्रार्थना है कि
ऐसे खेत को देखें जहाँ पर बरसात का सारा पानी बह के जाता है जी। और उसमें कुछ गड्ढा करके उस पानी को स्टोर करने की कोशिश करें। उससे कुछ तो उनका पानी का काम चलेगा, कुछ रिचार्ज होगा। सिंगापुर और बाहर के देशों में और बहुत देशों में इस तरह के जो बड़े बड़े किसान हैं इस पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो हम छोटे छोटे लेवल पे काम कर सकते हैं। आपका जैसे कैंपस है, आपका जो कोई वो होगा पार्क होगा, आप पार्क में कर सकते हैं उसको। उसके लिए कोई ज़्यादा जमीन की जरूरत नहीं है। 100 बाई 60 बाई 30 फुट का एक गड्ढा करना होता है जी, और उसमें एक इंजेक्शन वेल लगाना होता है जी। वो आपके 24 घंटे के अंदर उस पानी को 5 मिलियन लीटर पानी को अंदर जा सकता है जी। अदरवाइज वो बह के आपके कैंपस से बाहर चला जाएगा जी। तो ऐसी ऐसी स्कीमें हैं, उसमें खर्चा होता है, लेकिन किसान इस तरह से छोटे छोटे प्रयास कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रयासों से हम ये गंभीर जो विषय है हमारा जल बचाने का, उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। सर कहीं ना कहीं आपने जैसे बरसात के पानी से हमारा एक क्वेश्चन और निकल के आता है भूमिगत जल। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने चेन्नई का उदाहरण दिया है, जितने भी श्रोतागण है हमारे सुन पा रहे हैं हमें, तो भूमिगत जल के लिए जो आम जन है वो क्या प्रयास कर सकता है? हम अपने आम तरीके से किस तरह से भूमिगत जल को ज्यादा नीचे ना जाने दें और उसको उसके लिए तो सबसे बड़ा मैंने बताया कि अपनी जो हमारी हैबिट्स हैं उनको चेंज करना होगा। बिल्कुल, मैं अभी जैसे आपसे डिस्कशन में कह भी रहा था कि देशभक्त वो भी है जो कम से कम रिसोर्सेज को यूज करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो पानी हो, चाहे वो जंगल हो, जमीन हो, उनका कम से कम जो दुरुपयोग या उपयोग कर रहा है वो एक बहुत बड़ा देशभक्त है। बिल्कुल। और उस देशभक्त से मेरी यही प्रार्थना है कि अपनी ज़रूरतों को कम कीजिए, पानी को व्यर्थ मत जाने दीजिए, वर्षा के पानी को स्टोर करने की कोशिश कीजिए और अपनी हैबिट्स में थोड़ा थोड़ा सुधार लाइए। मैं कहता हूँ ये समस्या जल्दी ही ठीक हो सकती है। बहुत अच्छा आपने कहा कि एक सच्चा देशभक्त वही है जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उचित तरीके से उपयोग करे। सर जाते जाते हम आपसे एक संदेश चाहते हैं, क्योंकि एक गंभीर विषय भी है और आज जो विश्व जल दिवस है उसके बारे में हमारी चर्चा है। ग्लेशियर संरक्षण इस बार की थीम रही है। तो सर उसमें आम जन के लिए, क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसमें आम जन, हम घर से ही शुरुआत होती है किसी भी चीज की, तो आम जन को सर आज आप खास दिन पर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए जो आपका थीम है जो ग्लेशियर वाला जी, वो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। हमने पेड़ काट दिए, बिल्कुल, हमने रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो नेचर अपना रोल अदा करती है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे हमारी यमुना नदी कितनी साफ हो गई थी, नाले साफ हो गए थे। तो प्रकृति अपने आप को खुद हील करती है, हम उसको गंदा कर रहे हैं। तो मेरा तो इस विश्व जल दिवस पर एक ही सबसे प्रार्थना है कि कम उपयोग करें, कम उसको गंदा करें जी, और अपने कम सीमित साधनों में ही अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिएं। तो हम अपने जल को, पर्यावरण को और धरती माँ को, यमुना माँ को, सबको बचा सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कहूँगा कि कम से कम पानी का दुरुपयोग करें, नहीं तो वो दिन आने वाला है जो आप चेन्नई कह रहे हैं, जो आप अफ्रीका कह रहे हैं, और बहुत किल्लत होने वाली है। जी जी, बहुत अच्छा सर, बहुत ही कम शब्दों में आपने संदेश हमारे श्रोताओं को दिया है और आशा करते हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम भी आपसे अपील करते हैं कि कम से कम पानी का उपयोग करें, जितनी आवश्यकता हो पानी का दुरुपयोग ना करें। इसी के साथ ही विश्व जल दिवस पर हम सभी मिलकर एक प्रण लेते हैं कि अपने देश में पानी का बचाव करें और सीमित संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।